हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। यह अध्याय 60 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले युद्ध का आरंभ जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी पोलैंड की मदद के लिए नहीं पहुंचा और 3 सप्ताह में पोलैंड परास्त हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिम में भी कोई सैनिक कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार आरंभ हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, लेकिन अभी वह पूर्व में यूरोप के एक छोटे से हिस्से तक सीमित था। देखिए, युद्ध की घोषणा के बाद लगभग 1 महीने तक छोटी मोटी नौसैनिक झड़पों को छोड़कर ब्रिटेन और फ्रांस की जर्मनी के साथ कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के इस दौर को इतिहास में वाक युद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है? वाक युद्ध। इसके बाद पूर्वी पोलैंड और बाल्टिक राज्यों पर सोवियत कब्जा, इसके बारे में देख लेते हैं। पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के कुछ दिन बाद सोवियत संघ ने जो है पोलैंड के उन पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जो पहले रूसी साम्राज्य के यूक्रेन तथा बेलारूस प्रदेशों के अंतर्गत थे। नवंबर 1939 में सोवियत संघ और फिनलैंड के मध्य जो है युद्ध आरंभ हो गया, वार आरंभ हो गया। इस युद्ध में यह जो युद्ध था मार्च 1940 में सोवियत फिनिश शांति संधि के साथ समाप्त हुई। तो सोवियत फिनिश शांति संधि के साथ जो है 1940 में यह युद्ध जो है समाप्त हो जाता है और इस संधि से सोवियत संघ को एक नौसैनिक अड्डा और फिनलैंड के उत्तर में कुछ प्रदेश मिल गए। उसी समय सोवियत संघ ने लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बाल्टिक राज्यों पर अधिकार कर लिया। ये रूसी साम्राज्य का अंग रह चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आजाद हुए थे। अगस्त 1940 में इन देशों में सोवियत गणतंत्र स्थापित कर दिए गए और वे सोवियत संघ का हिस्सा बन गए। यहां पे आप जो है एक मैप जो दिया गया है, इसको आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। नाजी जर्मनी की वृद्धि 1935 से 1939 के बीच। तो देखिए, इंडिकेट किया गया जो ये वाला एरिया है, ये जो डॉट मतलब कि जो ये इस तरह से किया गया है और जो डॉट डॉट से दिया गया है ये वाला एरिया, ये वाला ऐसे जो किया गया है, और जो आपको आप देख सकते हैं ये वाला एरिया है। ये तीनों जो एरिया है, आप इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। ये वाला जो एरिया है वो बताइए क्या है? ये वाला चेकोस्लोवाकिया की सीमा है 1937 तक की, और ये वाला जो है, ये वाला आपका ये जो डॉट डॉट से दिखाया गया ये वाला, ये सभी ये आपका पोलैंड की सीमा है 1937, और जो इस तरह से इंडिकेट किया गया नियंत्रण के क्षेत्र 1939 के अंत में जो चीजें हैं यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो मैप को एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ जो है इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना है और वहां पे जो है इसके लिए इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। आप जो है वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेनमार्क और नॉर्वे की विजय, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क ने बिना किसी प्रतिक्रिया के आत्मसमर्पण कर दिया और जून तक नॉर्वे के फासीवादियों के सक्रिय सहयोग से जर्मनी ने उसे भी पराजित कर दिया, हरा दिया। नॉर्वे के फासीवादियों को याद रखिएगा क्विस्लिंग कहा गया, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो शत्रु सहयोगी हो, शत्रुओं का सहयोग करने वाला हो और विदेशी शक्ति को अपने देश पर अधिकार करने में सहायता करे और विदेशी शासकों की कठपुतली बनकर प्रधानमंत्री इत्यादि बन जाए। तो याद रखिएगा, डेनमार्क और नॉर्वे की विजय से हिटलर को जो है उत्तरी यूरोप में महत्वपूर्ण वायु सैनिक तथा नौसैनिक अड्डे प्राप्त हो गए। इसके बाद बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस का आत्मसमर्पण। तो देखिए, 10 मई 1940 को जर्मनी ने नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर जो है आक्रमण किया 1940 में, और नीदरलैंड ने 5 दिनों में और लग्जमबर्ग ने कुछ घंटों में आत्मसमर्पण कर दिया। बेल्जियम के राजा ने आक्रमण के 17 दिन बाद जो है 28 मई 1940 को अपनी सेना को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और 26 मई 1940 को लगभग 3.5 लाख ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम सैनिकों
अर्थात जिन बेल्जियम सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था कि इनको जो है पीछे हटकर डकार के चले गए थे, मैदान खाली करने का दौर जो है आरंभ हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। 10 मई 1940 को चैम्बरलेन ने त्याग पत्र दे दिया था और उसके स्थान पर विंस्टन चर्चिल को जो है एक संविदा के आधार पर प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जो लेबर पार्टी के नेता थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया और मार्च 1940 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री दलादियार को अपदस्थ करके उसके स्थान पर जो है पॉल रेनो को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इस समय के फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य पराजयवादी यानी ऐसे लोग थे जो हिटलर के सामने आत्मसमर्पण करने के पक्ष में थे। 9 जून को फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस का त्याग कर दिया और 14 जून को पेरिस पर जर्मन सेना का अधिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो इस समय फ्रांसीसी सरकार का प्रधान मार्शल हेनरी फिलिप पेंट्रो था, जो 22 जून को जो पेंटा है इसकी सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिसके अनुसार अल्सास लॉरेन को जर्मनी ने अपने राज्य में मिला लिया। उत्तरी फ्रांस पर जर्मन सेना ने अधिकार कर लिया और जो पेटा सरकार है इसको लगभग आधे फ्रांस पर नियंत्रण रखने को जो है दिया गया। और जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था उस समय चार्ल्स डी गॉल फ्रांसीसी सेना में कर्नल था और फ्रांसीसी सरकार के आत्मसमर्पण के बाद जो है वह बचकर ब्रिटेन चला गया। डिगॉल के नेतृत्व में फ्रांस का जो है स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ और नाजी जर्मनी से लड़ने के लिए ब्रिटेन में एक फ्रांसीसी सेना तैयार की गई। फ्रांस के जिस हिस्से पर पेटा सरकार का शासन था और जो नाजियों के साथ सहयोग कर रहा था वह वीसी फ्रांस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वीसी फ्रांस। इसके बाद ब्रिटेन की जो लड़ाई है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लगभग संपूर्ण पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद जर्मनी की योजना ब्रिटेन पर आक्रमण करने की थी और इसे सी लायन का सांकेतिक नाम दिया गया, सी लायन। ब्रिटेन पर आक्रमण करना तभी संभव था जब जर्मनी इंग्लिश चैनल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता, जिसे पार करके जर्मन सेना ब्रिटेन में पहुंच सकती थी। जर्मन बम वर्षक और युद्धक विमानों ने ब्रिटिश बंदरगाहों, हवाई अड्डों और विमान कारखानों पर बमबारी प्रारंभ कर दी और इन दोनों देशों के विमानों के मध्य इंग्लिश चैनल तथा ब्रिटेन के शहरों और बंदरगाहों के ऊपर भीषण युद्ध हुए। जर्मन वायुसेना को ब्रिटेन की वायुसेना से जो है अधिक नुकसान हुआ। तो जो जर्मन वायुसेना था इसको ब्रिटेन की वायुसेना से अधिक नुकसान झेलना पड़ा। ब्रिटेन के प्रबल प्रतिरोध के कारण जर्मनी ने वहां के जनता के जो नैतिक बल थे इसको तोड़ने की आशा से ब्रिटेन के बड़े नगरों खासकर लंदन पर रात में हवाई हमले करना प्रारंभ कर दिया और जवाब में क्या हुआ? ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर हवाई आक्रमण किए। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की हवाई युद्ध को इतिहास में ब्रिटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अपने ओजस्वी भाषणों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की जनता के नैतिक बल को बुलंद रखा। ब्रिटेन वासियों ने अपने हवाई अड्डों की रक्षा करने में कामयाबी हासिल की और उन्हें कभी कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचने दी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रतिरोध के फलस्वरूप ऑपरेशन सी लायन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इसकी समय सीमा जो है कोई निश्चित नहीं हुआ, तो ऑपरेशन सी लायन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। नवंबर 1940 से लंदन पर जर्मन हवाई आक्रमण, याद रखिए, जर्मन हवाई आक्रमण कमोबेश बंद हो चुके थे। युद्ध यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों में और अफ्रीका में फैल चुका था। 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने एक त्रिपक्षीय संधि की। कौन सा संधि? त्रिपक्षीय। और इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश ने शेष 2 देशों को जो है किसी तीसरे शक्ति के द्वारा उन पर आक्रमण होने पर सहायता देने का वचन दिया। जर्मनी और इटली ने जापान के बृहत्तर पूर्व एशिया समृद्धि क्षेत्र का निर्माण करने का दावा स्वीकार कर लिया। अक्टूबर 1940 में इटली ने यूनान पर आक्रमण किया। नवंबर 1940 और मार्च 1941 के मध्य जर्मनी ने हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और बुल्गारिया को त्रिपक्षीय गुट में सम्मिलित कर लिया। ये देश जर्मनी, इटली और जापान के मित्र देश बन गए। इस समय तक हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया था। अप्रैल में जर्मन सैनिक यूगोस्लाविया और यूनान भेजे गए।
यूनान ने अपने ऊपर इटली के हमले को नाकाम कर दिया और जब जर्मन सेना की मदद से यूगोस्लाविया और यूनान दोनों को पराजित कर दिया गया, जून 1941 तक जर्मनी और इटली रूस तथा ब्रिटेन को छोड़कर संपूर्ण यूरोप को जीत चुके थे। दिसंबर 1940 तक अंग्रेज न केवल अफ्रीका के अपने सभी उपनिवेशों को फिर से जीत लेने में सफल हो गए थे, बल्कि लीबिया को छोड़कर बाकी सभी अफ्रीकी देश से इटालवी सेना को खदेड़ देने में भी ये सफलता प्राप्त किए थे। ये लोग सफल हो गए थे। फरवरी 1941 में नाजियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अफ्रीका में दूसरा अभियान प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सोवियत संघ पर जर्मन जो आक्रमण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिटलर सदैव से मानता आ रहा था कि उसे वास्तविक युद्ध सोवियत संघ के विरुद्ध लड़ना होगा। उसका विश्वास था कि सोवियत संघ के विशाल संसाधनों को जीत लेने से जर्मनी अभेद हो जाएगा और उसे सभी महादेशों के साथ युद्ध करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सोवियत संघ को जीतने का जो लक्ष्य था जर्मनी के दूसरे सैनिक अभियानों के लक्ष्य से बहुत भिन्न था, डिफरेंट था। हिटलर का उद्देश्य था इस युद्ध को विनाश की संपूर्ण युद्ध का रूप देने का। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो देखिए हिटलर का इरादा यूराल से पश्चिम के प्रदेशों में विशुद्ध आर्य रक्त के यानी जर्मन नस्ल के 10 करोड़ लोगों को बसाने का था। सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना 1940 ईस्वी के आरंभ से ही बनाई जाने लगी थी। उसे ऑपरेशन बारबोसा के सांकेतिक संज्ञा दी गई। ऑपरेशन बारबोसा लाल सेना के नाम से विख्यात सोवियत सेना के बारे में हिटलर की राय बहुत उपहासपूर्ण थी। उसे एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। योजना के अनुसार सोवियत संघ को 9 या अधिक से अधिक 17 सप्ताह के अंदर जीत लेना था। युद्ध के किसी औपचारिक घोषणा के बिना 22 जून 1941 को जर्मन जो टैंक थे लेनिनग्राद, मॉस्को और कीव की ओर जाने वाले 3000 किलोमीटर से अधिक लंबे मोर्चे से होकर तेजी से आगे बढ़े। सोवियत सेना लगातार पीछे हटती रही और जर्मन सेना ने कीव, स्मोलेंस्क और ओडेसा पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा। और देखिए, जर्मनी ने शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले ही सोवियत संघ के विरुद्ध अपने युद्ध को अंतिम परिणति तक पहुंचने देने की आशा की थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और शीघ्र ही भयावह जो रूसी शीत ऋतु था वो आरंभ हो गई। नवंबर के मध्य तक मॉस्को पर आक्रमण को रोकना पड़ा। नवंबर के अंत तक तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे आ गया था, जिससे जर्मनी के काफी सारे भारी साज सामान वो बेकार हो गए। जर्मन सिपाहियों को इतने कपड़े नहीं दिए गए थे कि वे रूस की सर्दी को झेल पाते। दिसंबर में सोवियत प्रत्याक्रमण आरंभ हुआ और जनवरी तक जर्मन सेना को मॉस्को से खदेड़ दिया गया। ऑपरेशन बारबोसा विफल हो चुका था, लेकिन जर्मनी की पूर्ण पराजय में अभी देर थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में प्रवेश, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब उस समय संयुक्त राज्य ने अपने को तटस्थ घोषित कर दिया था। देखिए, सुडेटनलैंड को लेकर चलने वाली वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेम्बरलेन की तुष्टीकरण की नीति का समर्थन किया था। इस युद्ध में ज्यादातर अमेरिकी ब्रिटेन से सहानुभूति रखते थे। ब्रिटेन को संयुक्त राज्य अमेरिका से सशस्त्रों की नगद खरीदारी करने दी गई और धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन बढ़ता गया। मार्च 1941 में संयुक्त राज्य की कांग्रेस यानी संसद ने एक कानून पास किया जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी देश को उधार या पट्टी पर शस्त्र दे सकता है जिसकी रक्षा को वह संयुक्त राज्य के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझे, और इसे उधार पट्टा व्यवस्था यानी लैंड लीज सिस्टम की संज्ञा दी गई। देखिए, अब ब्रिटेन को संयुक्त राज्य से बड़े पैमाने पर शस्त्र आदि प्राप्त होने लगे। नवंबर 1941 में अमेरिकी उधार पट्टा व्यवस्था सोवियत संघ पर भी लागू कर दी गई। अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो 1940 ईस्वी में तीसरी बार इस पद पर चुने गए थे, इन्होंने अपनी अगस्त 1941 की मुलाकात के बाद एक घोषणा जारी की। यह घोषणा अटलांटिक चार्टर यानी अटलांटिक घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घोषणा पत्र में कुछ सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे जिनके आधार पर विश्व के लिए बेहतर भविष्य की रचना की जा सकती थी।
दोनों देशों ने कहा कि हम कोई प्रादेशिक या अन्य प्रकार का जो है लाभ नहीं चाहते हैं और न देशों की जो स्थिति है इसमें ऐसे परिवर्तन चाहते हैं जो संबंधित जन समाज की जो है स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप न हो। घोषणा पत्र में नाजी अत्याचार को जो है सदा के लिए समाप्त कर देने की बात भी कही गई थी, अतः सोवियत संघ भी इस घोषणा में सम्मिलित हो गया। इसके बाद पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण हुआ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 1941 ईस्वी में जापानियों ने हिंद चीन यानी इंडो चाइना में वियतनाम पर अधिकार कर लिया था। अक्टूबर में जापान में और भी आक्रामक रुख वाली सरकार जो है मतलब कि सत्तारूढ़ हुई और उसका प्रधान जनरल कौन था? हिदेकी टोजो था। हिदेकी टोजो। जापानी बम वर्षक विमानों ने हवाई द्वीप पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर जो है आक्रमण कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मान रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका यह मान के चल रहा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया भी तो वह जो है उस क्षेत्र के ब्रिटिश और डच उपनिवेशों पर ही हमला करेगा। इस जापानी कार्रवाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल तैयार नहीं था। बमबारी में संयुक्त राज्य अमेरिका के 188 विमान और बहुत से पोत, क्रूजर और अन्य नौसैनिक जहाज जो है ध्वस्त हो गए और 2000 से अधिक जो है सैनिक वो मारे गए। देखिए, अगर बात किया जाए तो 8 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी और 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन दोनों देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद विश्व युद्ध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण, पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण और संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में उतर आना 1941 ईस्वी की इन घटनाओं ने इस युद्ध को जो है वास्तव में विश्व युद्ध में परिणत कर दिया। तो सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण, पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण और संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में उतर आना, ये सभी घटनाएं 1941 ईस्वी की इन घटनाओं ने इस युद्ध को वास्तव में विश्व युद्ध में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। और 1942 ईस्वी के अंत तक जापान ने प्रशांत क्षेत्र में कई द्वीपों फिलीपींस, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, सिंगापुर और थाईलैंड पे जो है अधिकार कर लिया। इस समय फासीवाद विरोधी गठबंधन जो है कायम हुआ जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हुए। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे, इसे महान गठबंधन की जो है संज्ञा दी। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका साथ होकर संयुक्त कमान के अधीन लड़े। देखिए, अपरिमित परिणाम में युद्ध सामग्री का उत्पादन किया गया जिसमें 3 लाख विमान और 25,000 टैंक भी शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय का शस्त्रागार कहा गया है। सोवियत संघ ने जनरल डिगॉल को जो है मान्यता दी जिसने बाद में समस्त स्वतंत्र फ्रांसीसियों की एक काम चलाऊ सरकार जो है गठित कर ली थी। इसके बाद स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942 ईस्वी के पूरे दौर में यूरोप में यह युद्ध लगभग पूर्ण रूप से जो है सोवियत सेना तथा जर्मनी और उसके मित्र देश रोमानिया और बुल्गारिया के सेनाओं के मध्य लड़ा गया। मार्च 1942 में हिटलर ने दावा किया था कि लाल सेना को ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने से पहले कुचल दिया जाएगा। जुलाई में जर्मन सेना ने स्टालिनग्राद यानी अब जो है वोल्गाग्राद पर जो है आक्रमण किया और मध्य सितंबर तक सेना स्टालिनग्राद की सीमाओं पर जो है पहुंच गई। उसके बाद वह संघर्ष जो है आरंभ हुआ जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एकल शक्ति परीक्षण कहा गया है। नवंबर के मध्य तक जर्मन सेना जो है स्टालिनग्राद के अंदर और आसपास पहुंच चुकी थी। नवंबर के आखिरी दिनों में स्टालिनग्राद में और उसके आसपास मौजूद जर्मन सेना को सोवियत सेना में जो है घेर लिया। जो जर्मन सेना था इसको सोवियत सेना ने तो घेर लिया। घेरने के बाद क्या हुआ? जर्मन सेना के कमांडर जनरल पालस ने 24 जनवरी 1943 ईस्वी को खबर भेजी कि जर्मन सेना के जो सैनिक बचे हुए हैं उनमें से 20,000 जो है शीत छत यानी फ्रस्ट बाइट से पीड़ित है। शीत छत से उनके ये एक प्रकार का जो मतलब है कह सकते हैं कि बीमारी था और उनके पास लड़ने को हथियार नहीं है और वे भूखों जो है मर रहे थे। उनके पास खाने की जो है मतलब कि राशन नहीं था, हथियार नहीं थे। 31 जनवरी 1943 को पालस ने आत्मसमर्पण कर दिया और स्टालिनग्राद का युद्ध 5 महीनों जो है चला जिसके दौरान वह शहर मलबे का ढेर बन गया था। जहां ये जो स्टालिनग्राद का जो युद्ध लड़ा गया था वह शहर क्या हुआ?
वो मलबो के रूप में सामने आया और इस युद्ध में जर्मन पराजय को इतिहास में किसी भी जर्मन सेना की सबसे गहरी शिकस्त कहा गया है। जर्मनी और उसके मित्र देशों की इस युद्ध में करीब 3 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई और जुलाई 1941 में सोवियत सरकार ने ब्रिटेन से जर्मन अधिकृत फ्रांस पर आक्रमण करके एक दूसरा मोर्चा खोलने का आग्रह किया, लेकिन ब्रिटेन इस पर जो है सहमत नहीं हुआ। मई और जून 1942 में सोवियत संघ ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से पुनः दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नया मोर्चा खोलने की बजाय अपनी सेना को उत्तरी अफ्रीका था तो उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्रों में भेजने का फैसला किया। 1943 ईस्वी के मध्य में जर्मनी और उसके मित्र देशों की सेनाओं ने सोवियत सेना के विरुद्ध जो है एक अन्य शक्तिशाली मुहिम छेड़ी। उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा, हार गए और उनके तकरीबन 5 लाख जो सैनिक थे वो मारे गए और इसे कुशर्क की लड़ाई कहते हैं, कुशर्क की। यूरोप में मित्र राष्ट्रों की जो विजय है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1943 ईस्वी में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ने पश्चिमी यूरोप में अपनी आक्रामक कार्रवाई 1944 ईस्वी तक के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया। कुशर्क की लड़ाई में सोवियत संघ की विजय के बाद उन्होंने सिसिली पर जो है आक्रमण किया। इटली में व्यापक असंतोष फैल गया था, बार बार हड़तालें हो रही थी। इटालवी सेना को हर मोर्चे पर पराजय झेलनी थी और उसने भारी संख्या में मित्र राष्ट्रों के सामने जो है आत्मसमर्पण किया था। 25 जुलाई 1943 के दिन मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया और एक नई सरकार सत्तारूढ़ हुई। 3 सितंबर को मित्र राष्ट्रों की सेनाएं दक्षिणी इटली पर चढ़ आई और इटली ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 10 सितंबर को जर्मन सेना ने रोम सहित उत्तरी इटली पर जो है अधिकार कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। देखिए उन्होंने मुसोलिनी को नजरबंदी से स्वतंत्र करवाया, जिसने जर्मन संरक्षण में उत्तरी इटली में अपनी सरकार स्थापित की। दक्षिणी इटली में एक नई सरकार बनाई गई जिसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1944 ईस्वी में फांसीवादी सेनाएं सोवियत प्रदेशों से बाहर कर दी गई। सोवियत संघ ने फिनलैंड को, जो जर्मनी का मित्र देश बन गया था, पराजित कर दिया और यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया के अधिकतर हिस्सों को जो है स्वतंत्र करा लिया गया। जून 1944 में मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोला। 6 जून को, जिसे डी डे यानी कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार किया गया दिन जो है इसे कहा जाता है, डी डे कहा जाता है। फ्रांस के उत्तरी हिस्से में नॉर्मेडी के समुद्र तट पर मित्र राष्ट्रों की सेना की पहली टुकड़ी जो है उतरी। जुलाई के अंत में फ्रांस में उतारे गए मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की संख्या 16 लाख तक पहुंच गई और उनकी कमान जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के हाथों में थी। किसके हाथों में? ड्वाइट डी आइजनहावर, जो बाद में संयुक्त राज्य का ये राष्ट्रपति बना। और जर्मनी ने आखिरी बड़ा प्रत्याक्रमण बेल्जियम के आर्डेनिस क्षेत्र में दिसंबर 1944 में किया। यहां के युद्ध को जो है बल्ज की लड़ाई कहते हैं। जर्मनी का आत्मसमर्पण। 23 अप्रैल 1945 को इटली के उन इलाकों में एक विद्रोह हुआ जहां फांसीवादियों का नियंत्रण था। 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को जो है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, मृत्युदंड दे दिया गया और इटली में मौजूद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ इटली में फांसीवाद समाप्त हो गया। जनवरी 1945 में आरंभ होने वाले सोवियत हमलों ने पूर्व जर्मनी की प्रतिरोध शक्ति को जो है पूर्णतः नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया और 17 जनवरी 1945 को वार्सा को, 13 फरवरी को बुडापेस्ट को और 13 अप्रैल को वियना को जो है मुक्त करा लिया गया। सोवियत सेना ने जर्मनी में प्रवेश किया और 25 अप्रैल तक बर्लिन पर घेरा डाला जा चुका था और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या हिटलर के द्वारा कब की गई? 30 अप्रैल 1945 को और उसी दिन सोवियत सेना ने देखिए राइक्सटाग भवन पर जो है लाल झंडा फहरा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 मई 1945 को जर्मनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के सामने जनरल आइजनहावर के राइक्स स्थित मुख्यालय में बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण कर दिया। और 8 मई 1945 को जर्मनी ने बर्लिन स्थित सोवियत मुख्यालय में दूसरा आत्मसमर्पण किया। 11 मई 1945 को चेकोस्लोवाकिया को आजाद करा लिया गया और इसी के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया और लंबे समय के युद्ध ने यूरोप की दशा एवं दिशा बदल दी।
जापान का आत्मसमर्पण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद भी युद्ध चलता रहा। चीन के मंचूरिया, कोरिया तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में जापान के पैर अब भी जो है दृढ़ता पूर्वक जो है कह सकते हैं कि मजबूती पूर्वक से जमे हुए थे, दृढ़ता पूर्वक जमे रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विमान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर पर, याद रखिएगा यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विमान ने 6 अगस्त 1945 को कहां पर, हिरोशिमा नगर पर, और 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया गया। इन बमों से दोनों नगरों में 3,20,000 से भी अधिक लोग जो है मारे गए। जापान ने 15 अगस्त 1945 को पराजय स्वीकार कर लिया। 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगस्त के अंत तक जापानी सेना मंचूरिया में सोवियत संघ की सेना के समकक्ष, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन जो सेना थी इसके आगे, और चीन में चियांग काई शेक तथा चीनी साम्यवादियों की सेनाओं के सामने जो है आत्मसमर्पण कर चुकी थी। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। विश्व की प्रमुख रंग क्रांतियां, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां से बहुत बार जो है प्रश्न पूछा गया है। देखिए जिन आंदोलनों को किसी विशेष रंग या फूल पौधों के नाम से जोड़ा जाता है उन्हें रंग क्रांति यानी कलर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो जैसे अम्ब्रेला क्रांति है, ये हांगकांग में हुआ 2014 में। यूरो मैदान ये यूक्रेन में है 2013 में। और बेला या चमेली जो क्रांति है या जो रंग क्रांति है ये चीन में हुआ था 2011 में। कमल क्रांति मिस्र में 2011 में। अरब स्प्रिंग या जैस्मिन क्रांति जो है 2010 में ट्यूनेशिया में। रेड शर्ट क्रांति था 2010 में, ये बैंकॉक में हुआ। हरित क्रांति 2009 में ईरान में। अंगूर क्रांति 2009 में मालदोवा में। केसरिया क्रांति 2007 में म्यांमार में। जिन्स क्रांति 2006 में बेलारूस में हुआ। ब्लू क्रांति 2005 में हुआ था कुवैत में। और सेडर क्रांति 2005 में ही हुआ था लेकिन लेबनान में। पर्पल क्रांति जो है 2005 में ही हुआ लेकिन इराक में हुआ। और ऑरेंज क्रांति 2004 में हुआ यूक्रेन में। रोज क्रांति 2003 में जो है जॉर्जिया में। और बुलडोजर क्रांति वर्ष 2000 में यूगोस्लाविया में हुआ। और वेलवेट क्रांति जो है ये 1989 में हुआ चेकोस्लोवाकिया में। और येलो क्रांति जो है ये 1986 में हुआ फिलीपींस में। इसी के साथ हमारा जो हिस्ट्री है पूरी तरह से फिनिक्स हो जाता है। और देखिए एक पोस्ट डाला जाएगा कम्युनिटी में, आपको वोट करना है कि किस सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों का रिकमेंड है कि पॉलिटी को स्टार्ट किया जाए, कोई इकोनॉमिक्स कह रहा है, कोई बायोलॉजी कह रहा है, कोई जो है मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कह रहा है। तो कोई एक सब्जेक्ट ही स्टार्ट किया जाएगा, तो आपको वोट करना है। जो वोट सबसे ज्यादा होगा जिस सब्जेक्ट के लिए वही स्टार्ट होगा। और मैं बता दूं कि हम लोग पूरे हिस्ट्री सेगमेंट में एंशिएंट, ठीक है, इसके बाद मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, इन सभी को अच्छे से टॉपिक वाइज कवर किया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप जो है अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप चैनल के जो चैनल का जो क्विज सेक्शन है या चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है, चैनल का ये चैनल के नाम पे बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और आप जो है करेंट अफेयर और कोई भी न्यू जो अपडेट्स होते हैं चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे, और जो क्विज ग्रुप है टेलीग्राम का वहां पे भी, और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी जो है इसको अपडेट किया जाता है। तो आप लोग प्लीज जो है फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और न्यू सब्जेक्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही।